क्या आप जानते हैं कि आपके फोन के चार्जर से लेकर यूनिवर्स के बड़े सितारों तक एक इनविजिबल फोर्स काम कर रही है? आज स्टडी माफिया पर हम उसी फोर्स का पर्दाफाश करेंगे। बोर्ड्स में इस चैप्टर से पक्का क्वेश्चन आता है, तो सीट बेल्ट बांध लो। हेलो बच्चों, स्टडी माफिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी चल रही है आप सबकी बोर्ड की तैयारी? मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब बहुत मेहनत कर रहे होंगे। एक काम करना, कमेंट सेक्शन में अपना बोर्ड एग्जाम का टारगेट परसेंटेज जरूर लिखना। मुझे देखकर बहुत खुशी होगी। और हाँ, ये भी बताना कि आपको अगला चैप्टर कौन सा समझना है। मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर लाऊंगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज का हमारा रोड मैप क्या है, यानी हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम शुरू करेंगे करंट की मैग्नेटिक पर्सनालिटी से, फिर मैग्नेटिक फील्ड के लॉज को समझेंगे, मूविंग चार्ज पर लगने वाले फोर्स को देखेंगे, फिर करंट कैरिंग वायर पर लगने वाले फोर्स की बात करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि इन सबसे कौन कौन से डिवाइसेस बनते हैं। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने से आपको पूरा चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बच्चों, एक टाइम था जब साइंटिस्ट सोचते थे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। इनकी पढ़ाई भी अलग अलग की जाती थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इनके बीच कोई कनेक्शन हो सकता है। लेकिन फिर एक छोटा सा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, आपके पास एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, और आप उसके पास एक छोटा सा कंपास ले जाते हैं, तो क्या होगा? यही सवाल था हंस क्रिश्चियन ओरस्टेड के दिमाग में। और जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो वो हैरान रह गए। जैसे ही वायर में करंट ऑन हुआ, कंपास की नीडल जो हमेशा नॉर्थ की तरफ रहती है वो अचानक से हिलने लगी, यानी डिफ्लेक्ट हो गई। इसका मतलब एकदम साफ था। इसका मतलब था कि करंट कैरिंग वायर अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। बच्चों, यही वो मोमेंट था जब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक हो गए। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, इसको नोट कर लो। एक चार्ज जब रुका हुआ होता है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, लेकिन जब वही चार्ज मूव करने लगता है यानी करंट बन जाता है, तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, पर अगला सवाल ये है कि ये फील्ड कितना स्ट्रांग होता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है। इन सवालों के जवाब के लिए हमें कुछ फंडामेंटल लॉस यानी इसकी रूल बुक को समझना पड़ेगा। सबसे पहला और सबसे फंडामेंटल रूल है बायोट-सवार्ट लॉ। आप इसको मैग्नेटिज्म का कूलम्स लॉ भी कह सकते हो। जैसे कूलम्स लॉ एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है, वैसे ही बायोट-सवार्ट लॉ एक करंट कैरिंग वायर के छोटे से हिस्से आईडीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डीबी निकालता है। फॉर्मूला देखो, इसमें फील्ड करंट आई पर, वायर के उस छोटे से एलिमेंट डीएल पर और दूरी आर पर डिपेंड करता है। और ये क्रॉस प्रोडक्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगी। यहाँ ये जो सिंबल है म्यू जीरो यानी म्यू नॉट, ये एक फिजिकल कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। सिंपल भाषा में ये बताता है कि वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड कितनी आसानी से बन सकता है। इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वैल्यू को याद कर लेना बच्चों, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये बहुत काम आने वाली है। चलो अब डायरेक्शन की बात करते हैं। इसके लिए एक सुपर इजी रूल है, राइट हैंड थंब रूल। बहुत सिंपल है। अपने राइट हैंड का अंगूठा यानी थंब करंट की डायरेक्शन में रखो, फिर अपनी उंगलियों को वायर के चारों तरफ घुमाओ। जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां घूमेंगी वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। जैसे अगर एक सीधे वायर में करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ सर्कुलर फॉर्म में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। बायोट-सवार्ट लॉ को अप्लाई करके हम कुछ बहुत कॉमन और इम्पॉर्टेंट केसेस के लिए मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूलाज निकाल सकते हैं। ये 3 केसेस जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बहुत लंबे सीधे वायर के आसपास फील्ड, एक सर्कुलर लूप के सेंटर पर फील्ड और एक सोलेनॉइड के अंदर फील्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन फॉर्मूलाज पर स्टार मार्क कर लो, बोर्ड एग्जाम्स में इन पर बेस्ड क्वेश्चंस पक्का आते हैं। अब आते हैं एक शॉर्टकट पर। देखो, जिन सिचुएशंस में सिमेट्री होती है, जैसे एक लंबा सीधा वायर या सोलेनॉइड, वहाँ बायोट-सवार्ट लॉ लगाना थोड़ा लेंथी हो जाता है। ऐसे केसेस के लिए हमारे पास एक ज्यादा आसान तरीका है, एम्पेयर्स सर्क्यूटर लॉ। ये लॉ कहता है कि किसी भी बंद लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल उस लूप के अंदर से जाने वाले टोटल करंट के प्रोपोर्शनल होता है। ये सिमेट्रिक केसेस में फील्ड निकालने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अब तक हमने ये देखा कि मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड बनाते कैसे हैं। अब चलो सीन को पलटते हैं। क्या होगा जब एक मूविंग चार्ज पहले से मौजूद किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा? क्या उस पर कोई असर होगा? बिल्कुल होगा।
जब कोई चार्ज Q वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड B में एंटर करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। इस फोर्स को हम कहते हैं लॉरेंस फोर्स। इसका फॉर्मूला है F = Q B क्रॉस B। यहाँ फिर से क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। इससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है, ये फोर्स हमेशा चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है। और इसी वजह से एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है। क्योंकि फोर्स हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पर कभी कोई काम यानी वर्क नहीं करता। वर्क डन इज 0। ये फोर्स पार्टिकल की स्पीड या उसकी काइनेटिक एनर्जी को नहीं बदल सकता, ये सिर्फ उसके चलने की डायरेक्शन को बदल सकता है। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में फिट कर लो। तो इस फोर्स की वजह से चार्ज का रास्ता कैसा होगा? यहाँ 2 मेन केस बनते हैं। अगर चार्ज फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो ये कांस्टेंट फोर्स उसके रास्ते को मोड़कर एक परफेक्ट सर्कल बना देगा। लेकिन अगर चार्ज फील्ड में किसी एंगल पर एंटर करता है तो वो आगे भी बढ़ेगा और सर्कल में भी घूमेगा, जिससे उसका रास्ता एक स्पाइरल या हेलिकल जैसा बन जाएगा। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स जैसे कि साइक्लोट्रॉन इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। अब जरा सोचो कि एक करंट कैरिंग वायर असल में है क्या? वो लाखों करोड़ों मूविंग चार्जेस की एक नदी जैसा है जो सब एक ही डायरेक्शन में बह रहे हैं। तो अगर एक अकेले मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगता है तो ये साफ है कि चार्जेस की इस पूरी नदी यानी खुद वायर पर भी फोर्स जरूर लगेगा। और बिल्कुल लगता है। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसका फॉर्मूला है F = IL क्रॉस B, जहां I करंट है, B मैग्नेटिक फील्ड है और L एक वेक्टर है जो फील्ड के अंदर वायर की लेंथ और करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इससे मैग्नेटिज्म का एक बहुत ही मजेदार इफेक्ट सामने आता है। जब 2 पैरेलल वायर्स में करंट फ्लो होता है तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। इसका रूल बहुत ही आसान है। अगर दोनों वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में है तो वो अट्रैक्ट करेंगे यानी एक दूसरे के पास आएंगे, और अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में है तो वो रिपेल करेंगे यानी एक दूसरे से दूर जाएंगे। और आपको पता है, इलेक्ट्रिक करंट की स्टैंडर्ड यूनिट एम्पियर की ऑफिशियल डेफिनेशन इसी फोर्स पर बेस्ड है। चलिए अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। हमने इन फोर्सेस और फील्ड्स की फिजिक्स तो समझ ली, लेकिन हम इन्हें एक्शन में कहाँ देखते हैं? इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके हम वो कौन से यूजफुल डिवाइसेस बनाते हैं जिन्हें हम रोज यूज करते हैं? इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक मोटर, जो पंखे से लेकर ब्लेंडर तक हर चीज को पावर देती है। इसका प्रिंसिपल बहुत सीधा सा है। एक रेक्टेंगुलर कॉइल जिसमें करंट है, उसे मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाता है। कॉइल की ऑपोजिट साइड्स पर फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लगता है, जिससे एक घूमने वाला इफेक्ट यानी टॉर्क पैदा होता है। और ये कॉइल सिर्फ आधा घूमकर रुक ना जाए, इसके लिए एक डिवाइस यूज होता है जिसे कहते हैं स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। ये हर आधे रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है, जिससे टॉर्क एक ही डायरेक्शन में लगता रहता है और कॉइल लगातार घूमती रहती है। ये बोर्ड एग्जाम का फेवरेट 5 मार्क क्वेश्चन है बच्चों। एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होता है जो मैग्नेटिक टॉर्क का यूज करके बहुत छोटा सा करंट भी डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन इससे हम बड़ा करंट या वोल्टेज नहीं नाप सकते। तो इसे और यूजफुल बनाने के लिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एमीटा बनाने के लिए हम एक बहुत कम रेजिस्टेंस, जिसे शंट कहते हैं, उसको पैरेलल में जोड़ते हैं, और वोल्ट मीटर बनाने के लिए हम एक बहुत हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं। ये कन्वर्जन बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल और स्कोरिंग कॉन्सेप्ट है। चलिए अब आखिर में सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ते हैं। थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स मिलकर मैग्नेटिज्म की कितनी खूबसूरत और कंप्लीट पिक्चर बनाते हैं। तो कुछ बड़ी बातें हमें याद रखनी हैं। पहली, कोई भी करंट लूप, चाहे वो कितना भी छोटा हो, एक छोटे से मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसे हम मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। दूसरी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं। इसका मतलब है कि आप कभी भी एक अकेले नॉर्थ पोल या साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते, वो हमेशा जोड़े में आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया ये है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म 2 अलग अलग फोर्सेस नहीं हैं। ये एक ही सिंगल यूनिफाइड फोर्स के 2 पहलू हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो चलिए एग्जाम से पहले एकदम फटाफट रिवाइज करते हैं। मूविंग चार्जेस यानी करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। हम इस फील्ड को बायोट-सैवर्ट्स लॉ और एम्पियर्स लॉ से कैलकुलेट करते हैं। एक चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर लॉरेंस फोर्स लगता है। इसी फोर्स को हम मोटर्स और गैल्वेनोमीटर्स जैसे डिवाइसेस में यूज करते हैं। और हाँ, पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट करते हैं और एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल करते हैं। सब कुछ कनेक्टेड है। और जाते जाते
एक सवाल आपके दिमाग के लिए जो इस चैप्टर को अगले चैप्टर से जोड़ेगा। अगर एक अकेला चलता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो हर एटम के अंदर घूमने वाला एक अकेला इलेक्ट्रॉन, क्या वो भी एक छोटे से मैग्नेट की तरह बिहेव करता है? क्या इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिज्म मैटर की ये एक अनोखी प्रॉपर्टी है? बस इतना ही। अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो लाइक करो, शेयर करो और स्टडी माफिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से।